नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने माने ऐतिहासिक दस्तावेज पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और खासतौर पर इसका पहला अध्याय बुर्जुआ और सर्वहारा। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक और कह सकते हैं राजनीतिक दस्तावेज है और आज हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें इतिहास, वर्ग संघर्ष और आधुनिक समाज के बनने के बारे में क्या मुख्य विचार रखे गए हैं। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े विचार से होती है ना, कि अब तक का सारा इंसानी इतिहास असल में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हाँ, और इस अध्याय में ये संघर्ष सिमट कर दो मुख्य वर्गों के बीच आ जाता है, बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा यानी आधुनिक मजदूर वर्ग। तो दस्तावेज थोड़ा पीछे से शुरू करता है, सामंतवाद के जमाने से, जहां जागीरदार थे, भूदास थे, कारीगरों के अपने गिल्ड्स थे। सही, लेकिन फिर एक नया समाज आया, आधुनिक बुर्जुआ समाज। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुराने वर्ग विरोध खत्म हो गए। नहीं, वो बस बदल गए शायद। हाँ, लेखकों का यही तर्क है। समाज साफ तौर पर दो बड़े खेमों में बंट गया है। एक तरफ बुर्जुआ, जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, मतलब जमीन, फैक्ट्रियां, मशीनें, वो सब जिनसे चीजें बनती हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सर्वहारा, जो सिर्फ अपनी मेहनत, अपना श्रम बेचकर गुजारा करते हैं। तो ये बुर्जुआ वर्ग आया कहाँ से? दस्तावेज इसकी जड़ें मध्य युग के शहरों में बताता है ना? हाँ, और फिर कुछ बड़ी घटनाओं ने इसे बहुत तेजी दी, जैसे अमेरिका की खोज, उपनिवेश बने, नए बाजार खुले, भारत, चीन वगैरह। व्यापार बहुत बढ़ गया। हाँ, और पुरानी जो गिल्ड व्यवस्था थी वो काफी नहीं रही। उसकी जगह पहले मैन्युफैक्चरिंग आई और फिर औद्योगिक क्रांति। सही, भाप, मशीनें, इसने छोटे कारखानों को विशाल आधुनिक उद्योगों में बदल दिया और इसी से आधुनिक बुर्जुआ वर्ग को असली ताकत मिली। और दिलचस्प बात यह है कि घोषणा पत्र इस बुर्जुआ वर्ग को एक क्रांतिकारी ताकत की तरह भी देखता है। बिल्कुल, ये मानता है कि इसने सामंतवाद को खत्म किया, दुनिया भर का बाजार बनाया, उत्पादन और आबादी को शहरों में केंद्रित किया, पिछली सभी पीढ़ियों से ज्यादा उत्पादन क्षमता पैदा की। ऐसा लगता है लेखक इसकी ताकत को मानते तो हैं। हाँ, वो मानते हैं कि इसने पुराने रिश्तों को तोड़ दिया, जो पहले भावना या धर्म पर आधारित थे। उनकी जगह सिर्फ नग्न स्वार्थ, मतलब कि नकद भुगतान। हाँ, वही। इसने डॉक्टर, वकील, कवि, वैज्ञानिक सबको वेतन पाने वाला मजदूर बना दिया। यहाँ तक कि परिवार के रिश्ते भी सिर्फ पैसे के रिश्ते रह गए। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया रुकी नहीं। घोषणा पत्र कहता है कि बुर्जुआ वर्ग लगातार उत्पादन के तरीकों में क्रांति लाता है और उससे समाज के सारे रिश्ते बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया को अपनी ही शक्ल में ढालने की कोशिश करता है, जिसे शायद आज हम वैश्वीकरण कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से वही। उनका हथियार चीजों के सस्ते दाम, जिससे वो हर जगह घुस जाते हैं। हर देश को मजबूर करते हैं कि या तो वो भी ऐसे ही उत्पादन करें या फिर खत्म हो जाएं। हाँ, पूरी दुनिया का शहरीकरण, केंद्रीकरण। लेकिन घोषणा पत्र इसी ताकत में एक विरोधाभास भी देखता है ना? कि जैसे जैसे बुर्जुआ वर्ग बढ़ता है, वैसे वैसे सर्वहारा वर्ग भी बढ़ता है। सही कहा, आधुनिक मजदूर वर्ग, जो पूरी तरह पूंजी पर ही निर्भर है। और उनकी हालत कैसी बताई गई है? लेखकों के अनुसार वो एक माल की तरह है, बिकने वाली चीज, जिसका दाम बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। काम उबाऊ हो जाता है मशीनें आने से। हाँ, वो खुद मशीन का एक पुर्जा बन जाते हैं। काम जितना बेमजा होता है, मजदूरी उतनी कम, और फैक्ट्रियों में उन्हें फौजियों की तरह अनुशासन में रखा जाता है। और इसमें सिर्फ फैक्ट्री मजदूर ही नहीं आते। नहीं, घोषणा पत्र कहता है कि जो छोटा मध्य वर्ग है, छोटे व्यापारी, कारीगर, किसान, वो भी धीरे धीरे इसी सर्वहारा वर्ग में आ मिलते हैं, क्योंकि उनकी छोटी पूंजी या उनका हुनर बड़े उद्योगों के सामने टिक नहीं पाता। बिल्कुल। तो अब यहाँ टकराव की जमीन तैयार होती है। कैसे? उद्योग बढ़ते हैं तो मजदूर एक जगह जमा होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी ताकत का एहसास बढ़ता है। और दूसरी तरफ पूंजीपतियों में आपस की होड़ और जो आर्थिक संकट आते हैं। हाँ, उनसे मजदूरों की मजदूरी और अस्थिर हो जाती है। फिर टकराव शुरू होते हैं, जो अब वर्ग के आधार पर होते हैं। और मजदूर एकजुट होने लगते हैं, ट्रेड यूनियन बनाते हैं। हाँ, और इसमें संचार के साधन जैसे रेलवे बहुत मदद करते हैं इन संघर्षों को पूरे देश में फैलाने में। तो ये लड़ाई अब राजनीतिक बन जाती है। अच्छा, यहाँ एक और बात कही गई है कि बुर्जुआ वर्ग अनजाने में ही सर्वहारा को राजनीतिक हथियार दे देता है। हाँ, जब वो अपने अंदरूनी झगड़ों के लिए या दूसरा वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों को अपने साथ मिलाता है, तो उन्हें राजनीतिक शिक्षा मिल जाती है एक तरह से। तो फिर इस अध्याय का निचोड़ क्या निकलता है? अंत में तर्क क्या है? तर्क ये है कि जो आधुनिक उत्पादन की शक्तियां हैं, वो खुद बुर्जुआ संपत्ति के रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा हो गई हैं। मतलब वो ढांचा अब इन शक्तियों को संभाल नहीं पा रहा।
जैसे वो अति उत्पादन के संकट का जिक्र करते हैं। हाँ, कि समाज के पास जरूरत से ज्यादा सभ्यता, ज्यादा उद्योग, ज्यादा रसद है। ये एक विरोधाभास है। तो निष्कर्ष क्या है इस पाठ के हिसाब से? निष्कर्ष जैसा घोषणा पत्र में बताया गया है वो काफी सीधा है। बुर्जुआ वर्ग ने न सिर्फ वो हथियार बनाए हैं जिनसे उसकी मौत होगी, बल्कि उन लोगों को भी पैदा किया है जो ये हथियार चलाएंगे, यानी आधुनिक सर्वहारा। तो उनके नजरिए से बुर्जुआ का पतन और सर्वहारा की जीत दोनों तय हैं, अनिवार्य। हाँ, पाठ तो यही कहता है। तो संक्षेप में कहें तो ये अध्याय इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में देखता है। बुर्जुआ वर्ग का उदय, उसका क्रांतिकारी असर और फिर उसी प्रक्रिया में सर्वहारा का निर्माण, जो एक अनिवार्य टकराव की ओर जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विश्लेषण है जिसने दुनिया पर बहुत गहरा असर डाला है, चाहे कोई इससे सहमत हो या ना हो। सही कहा। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर हम घोषणा पत्र के इस तर्क को देखें कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने अंतर्विरोधों से खुद ही अपने पतन की स्थितियां बनाती है, तो क्या आज की दुनिया में इस गतिशीलता के कोई प्रतिबिंब या कोई नई चुनौतियां दिखाई देती हैं जिन पर विचार किया जा सके?